हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ को। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया एग्रीकल्चर टॉपिक को, वैसे ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ये ना सेकेंडरी सेक्टर है। जैसे हमने डिस्कस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को, राइट। तो ये सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें ना अगर रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा तो वहीं पे पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ना कम होगा। ओके, क्योंकि देखो, अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है ना, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी को अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, देखो ये एक प्रोसेस होता है ना, चर्निंग होता है। चर्निंग नेचुरल जो मटेरियल होता है ना उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कमोडिटी, सॉरी, हाँ, कमोडिटी ऑफ यूटिलिटी। दैट मीन्स यूटिलिटी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। ओके, इंडस्ट्रीज, देखो इंडस्ट्रीज का मतलब ये नहीं है फैक्ट्री, है ना, इंडस्ट्रीज का मतलब फैक्ट्री नहीं है। देखो इंडस्ट्रीज लाइक एक्टिव जो इंटरप्राइजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोड्यूसिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, राइट, तो वो इंडस्ट्रीज होते हैं। अब देखो, हम अगर इवोल्यूशंस, इंडस्ट्रीज के इवोल्यूशंस के बारे में बात करें तो जैसे पहले क्या हुआ करता था, हमारी इंडियन जो इंडिया था ना, तो वहाँ पे ना जो कॉलोनियल फेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले वो कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। दैट मीन्स कि कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद ना जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, कॉलोनिज्म स्टार्ट हुआ, तो फिर देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लेवल था ना इंडिया में वो काफ़ी लो, और आप बोल सकते हो नो, मतलब ना के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि क्या करते थे ब्रिटिश लोग है ना, सबसे पहले सबसे पहले तो मटेरियल ले जाते थे। ओके, मटेरियल ले जाके और वही चीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उसको काफ़ी चीप रेट में लाके और यहाँ पे सेलिंग करते थे। देखो, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जाता, उसके बाद हमारे यहाँ पे बेचता था। ओके, और है ना इन्फीरियर, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये ना काफ़ी कम प्राइस में होता था ना, इसकी वजह से उनकी सेलिंग ज़्यादा होती थी और हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे तो वो लोग सर्वाइव करने लगे। फिर 1854 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आई बॉम्बे में। 1855 में जूट इंडस्ट्री आई रिश्रा नियर कलकत्ता में। 1870 में पेपर मिल आई, है ना, जो बलियागंज में था, कलकत्ता में। फिर 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी आई जमशेदपुर में। ओके, इस तरीके से आई और काफ़ी को बहुत सर्वाइव करना पड़ा। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे ना एक इंडस्ट्रीज, अपनी जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है ना उनको मौका मिला। किस वजह से? देखो, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुई थी। ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उस बेसिस में ना उनको सर्वाइव होने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनको ग्रो होने के लिए एक मौका मिल गया। क्योंकि देखो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें की गई जिससे इंडिया में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन ना आए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये लोग जो कॉलोनीज में जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग बिजी रहे। फिर उसके बाद जो हमारा इंडिया के जो कंपनी के लोग लाइक इस इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज लेके आए थे। ओके, तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और फिर ये सारी चीज़ें अपनी जो कंपनीज थी, है ना, वो उनको खड़ा किया। अब देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर उसके बाद आज़ादी मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी, तो उसके बाद देखो सबसे पहले क्या किया गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, मतलब इकोनॉमी को देखते हुए ना ये आईपीआर लेके आया, ठीक है। तो आईपीआर में क्या था, थ्री बेसिक थिंग्स थी। जैसे सबसे पहले डिक्लेयर किया इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स कि अब देखो यहाँ पे ना ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, राइट, कैपिटल, ओके, और है ना उसके बाद सोशलिज्म, इस तरीके से ना अलग अलग में डिवाइडेड था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कर दी है ना, क्योंकि उस टाइम पे ना हम किसी एक जगह पे एक तरीके से हम कोई एक रूट लेने के कंडीशन में नहीं थे। उसके बाद देखो स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दी गई, है ना। और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लगाया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि हम ऑलरेडी 1498 से स्टार्ट हुआ था, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जैसे आपने देखा, है ना, 1498 के फिर स्टार्ट हुआ, फिर हमारे यहाँ पे कॉलोनिज्म स्टार्ट हो गया था, राइट। तो ऐसी चीज़ को वापस से ना हो तो इसलिए फुल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। आईपीआर 1948 में ना इंडस्ट्रीज को ना डिवाइडेड किया 4 एरियाज में, एक स्ट्रेटेजिक एरिया, एक बेसिक की, ओके, उसके बाद अदर इंडस्ट्रीज और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। स्ट्रेटेजिक एरिया में पब्लिक पब्लिक पीएसयू के अंदर रहेंगे, है ना, पब्लिक सेक्टर के अंदर रहेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी, जैसे है ना, एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स कि देखो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ गवर्नमेंट हैंडल करेगी। फिर उसके बाद देखो बेसिक की यहाँ पे है कि पब्लिक कम प्राइवेट। दैट मीन्स
कि यहाँ पे दोनों का इंटरफेयर रहेगा, दैट इज कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, बिल्डिंग, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे कंट्रोल करेंगी प्राइवेट सेक्टर्स, है ना, तो कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, दैट इज 18 इंडस्ट्रीज थी, ओके। और उसके बाद है ना अदर इंडस्ट्री जैसे प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, ओके। उसके बाद देखो इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1956 आया, जिसमें ना इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर हम बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म बोलते हैं उसको, ये स्टेट वाला स्टेट नहीं है, आर्टिकल 12 वाला स्टेट है, ओके। अब देखो यहाँ पे ना स्टेट कैपिटलिज्म को, है ना, स्टेट कैपिटलिज्म में जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है ना जो ओन करते थे स्टेट, ओके। अब स्टेट का यहाँ पे मैटर था कि बिजनेस करना, कॉमर्शियल और प्रॉफिट लेके आना, ठीक है, प्रॉफिट की तरफ फोकस था। उसके बाद देखो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया था, है ना, आईपीआर 1956 को, है ना, किस बेसिस पे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, जिनमें से 4 जो इंडस्ट्रीज है ना, जैसे हमने बात किया रेलवे ट्रांसपोर्ट, है ना, आर्म्स एम्यूनिशंस, ओके। उसके बाद हमने बात किया एटॉमिक एनर्जी, राइट। तो बेसिकली ये 3 और उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट, ये 4 इसमें रहेंगी स्टेट के अंडर में, ओके। और उसके बाद ना वो जो 12 इंडस्ट्रीज हैं शेड्यूल बी में, ओके, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहेंगी, ओके। एंड शेड्यूल सी में जो इन दोनों शेड्यूल में नहीं आते वो सारी इंडस्ट्रीज शेड्यूल सी में आएगी, ओके। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज स्टेटमेंट, डेट इज 1977 में आया, प्रमोशन किया किसका, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का। स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी, कॉटेज, हाउस होल्डर सेक्टर, टिनी सेक्टर, स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज, राइट। तो इन सभी का। उसके बाद ना लार्ज इंडस्ट्रीज आती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज कौन सी थी, बेसिक इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज, ओके, ये सभी लार्ज इंडस्ट्रीज में आता है। अब देखो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज हैं 1980 की, जिसको देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे ना प्रमोट किया था कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक फेडरेशन, ओके। 1980 में फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, तो इसी वजह से ना सारी चीज़ें चेंज होने लगी। और उसके बाद देखो फिर से कंट्रोल स्टेट के अंदर आने लगा, MRTP एक्ट, जो इनेक्टेड करता है इफेक्टिव फॉर्म 1970 एंड 1969, ओके। 1969 में आया था, बट इफेक्टिव फॉर्म देखें तो 1970 से हुआ था, ओके। मोनोपोलीज टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ओके, इसके रिगार्डिंग था। और फिर इसको रिप्लेस करके फेरा, दैट इज जो है ना, मतलब रिप्लेस किया गया था फेरा को 1973 को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ओके। उसके बाद देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, है ना। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी गई अलग। अब देखो इसमें क्या हुआ था, डी रिजर्वेशन किया गया था पब्लिक सेक्टर का। अब देखो पब्लिक सेक्टर डी रिजर्वेशन क्या मतलब, देखो इसमें क्या हुआ ना कि रिजर्वेशन सारी चीजें जो कंपनीज ली हुई ना 4 सेक्टर थे, है ना, 18 थी, राइट, 18 का इंडस्ट्रीज थी, उसको अलग अलग किया गया था। अब देखो अलग अलग किया गया, है ना, एटॉमिक एनर्जी और आते आते मतलब आज के टाइम में आते आते एटॉमिक एनर्जी और एक रेलवे ऑपरेशन, ये दोनों आए, ओके। बाकी सबको एक तरह से डी रिजर्वेशन कर दिया गया, ओके, जिसमें पब्लिक का ना काफी कम रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर का, ओके। अब देखो डी लाइसेंसिंग भी किया गया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेसिफाइड हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, ऑल काइंड ऑफ टमैकोस, ओके। तो इसमें क्या किया गया ना, इन चारों को सेक्टर को छोड़ के बाकी सब में ना लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। पहले क्या हुआ करता था, लाइसेंस कोटा चलता था, राइट। तो अब क्या किया कि इन चारों सेक्टर में से छोड़ के बाकी सब में अब कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, ओके। उसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर डिस इन्वेस्टमेंट होने लगा टू इनहेंस इफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ओके। अब देखो बेसिकली क्या हुआ करता था, इफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस प्राइवेट सेक्टर में आता है, ओके। तो प्राइवेट सेक्टर होगा तो उसमें सबसे ज्यादा इनोवेशंस होगा, इस वजह से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ था। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन होना, है ना, तो ये भी चीजें हुई, ओके। सो और उसके बाद देखो देखो हमने देखा अपना न्यू इकोनॉमिक 1991 का फॉर्म, ओके। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।